गार्ड का बयान, जहां आत्मरक्षा के अधिकार के तहत हमले को अंजाम दिया और देश हित में इजरायल पर हमला। हम कोई भी रक्षात्मक कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। और जल्द आपको बताते हैं ईरान इजरायल का मौजूदा तनाव कैसे न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और ईरान की क्या है न्यूक्लियर तैयारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देखिए किस तरीके से ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में हलचल तेज है और परमाणु बॉम्ब बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है ईरान। एक हफ्ते के अंदर परमाणु बॉम्ब बनाने की क्षमता और ईरान के सॉल्ट डेजर्ट में पहाड़ी के नीचे न्यूक्लियर प्लांट। आपको बता दें फुद न्यूक्लियर प्लांट में परमाणु बॉम्ब बनाने की क्षमता और IAEA ने फरवरी में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा भी किया था। सौरभ, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं, मिडिल ईस्ट के इस हालात में देखते हुए कई स्पेकुलेशंस ईरान की न्यूक्लियर तैयारी को देखते हुए कई बार सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन क्या यह एक फैक्ट नहीं है कि एक शैडो वॉर हमेशा ईरान और इजरायल के बीच रही है जो अब डायरेक्ट वॉर के तौर पर सामने आ रही है? देखिए, शैडो वॉर तो हमेशा से रहा है। दोनों एक दूसरे, जैसे इजरायल ने ईरानी साइंटिस्ट को ईरान के अंदर मारा है और बाहर भी उनके जनरल्स को मारा है, लेकिन ये डिफरेंट इस मामले में था कि आप एक एम्बेसी बिल्डिंग को अटैक नहीं कर सकते। ये फ्लैग्रेंट वायलेशन है वियना प्रोटोकॉल का। अमेरिका के पास, अच्छा, ये जो बार बार लोग कहते हैं कि ये कैपेबिलिटी है, इजरायल के पास ये कैपेबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है तो 6 महीने से गाजा पे क्यों नहीं कब्जा कर पाए? सिविलियंस को मार रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत ज्यादा चीज ना बढ़ा के भी बोली जाती है और ऐसा भी नहीं है कि ये तो इजरायली क्लेम है ना कि हमने 103 मिसाइल मार के गिरा दिए, जबकि वीडियो पे कई मिसाइल जो है, इनफैक्ट कई ड्रोन्स जो है वो स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से ये जो कई बार ऐसा भी होता है कि डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिएट करने के लिए, ये बताने के लिए इजरायलीज को कि नहीं जी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, और इस चक्कर में ये हो कि उन पर प्रेशर जो है रिलीव हो जाए बड़े लेवल पे रिटेलिएट करने का, तो ये भी चीज होती है। ऐसा नहीं है कि, अच्छा, दूसरा ये कि मल्टी लेयर्ड अटैक है। पहली बार मिसाइल्स इसलिए भेजे जाते हैं कि आपके एडी सिस्टम को परखा जा सके और वो कहाँ पे है उसकी मैपिंग की जा सके। सेकेंड राउंड अगर ईरान ने दोबारा किया तो इनके पास इतने मिसाइल्स नहीं बचे होंगे एंटी डिफेंस सिस्टम में इजरायल के पास कि उन सारे मिसाइल्स को रोक सके। तो ये मल्टी लेयर्ड अटैक है, इसमें कई लेयर्स में अटैक किए जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ईरान ने सिर्फ 1.8% ऑफ जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसका कंजम्पशन किया इस अटैक में, जबकि इजरायल का जो एडी सिस्टम है वो 13% से ऊपर मिसाइल्स जो है उसके खर्च हो चुके हैं। और ये एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम इतने ज्यादा नहीं है दुनिया में कि आप हर जगह उसको सप्लाई कर सके। यूक्रेन में भी आपको करना है, अमेरिकन बेसिस पे भी करना है, और ईरान ये इजरायल में भी करना है। तो आगे का हमला इससे ज्यादा डिवास्टेटिंग होगा अगर इजरायल ईरान पे हमला करता है तो। मल्टी लेयर्ड हमला, ये बड़ी बात आपने कही है। और मध्य पूर्व के तनाव से अब ब्रिटेन भी कैसे चौकन्ना है, एक बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि ब्रिटिश फाइटर जेट पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ रवाना, और जंग की स्थिति में इजरायल का साथ देगा ब्रिटेन। इंफॉर्मेशन वॉल पर शुरुआत में आपको बताया था कि आखिर कौन इजरायल के साथ है और कौन ईरान के साथ है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी और आगे आपको बताते हैं कि एक वक्त दोस्त रहने वाले ईरान और इजरायल कैसे इतने बड़े दुश्मन बन गए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पे सीधा इस बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि एक बैकग्राउंड आपके सामने रख रहे हैं, जहां 1948 में इजरायल बनने पर ज्यादातर मुस्लिम देश का विरोध हुआ और 1948 में इजरायल की स्थापना को तुर्की ईरान ने मान्यता दी। इसके अलावा इजरायल को मान्यता देने वाले तुर्की ईरान पहले मुस्लिम देश, जहां 1979 में राजवंश को उखाड़ने के लिए ईरानी क्रांति भी हुई और ईरान में राजवंश के खात्मे के बाद खमेनेई की सत्ता भी आई और राजवंश के विरोध से बहरीन, ओमान, कतर में ईरान का विरोध हुआ और खमेनेई के आने के बाद इजरायल ईरान में दुश्मनी शुरू हुई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जरिए इजरायल की बढ़ती नजदीकी ही ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजरायल खुद के लिए जिस तरीके से खतरा बताता रहा है। संजय सोई सर, एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि इस बैकग्राउंड के लिहाज से हम ये चर्चा तो ये जरूर कर रहे हैं कि आज के इस हालात में जो शैडो वॉर अभी तक होती रही थी, क्या ये अब डायरेक्ट वॉर में तब्दील होती आई है? नहीं, बिल्कुल आप सुरभि जी सही कह रही हैं कि अभी तक ये शैडो वॉर चल रहा था। ईरान जो है हमास, हूती और हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान पर और अमेरिका के इंटरेस्ट पर हमला कर रहा है, लेकिन ये अभी कई सालों के बाद पहली बार हमला किया गया ईरान के द्वारा डायरेक्ट इजराइल पर। तो यानी कि लेवल अब ये चेंज हो गया, लेवल अभी डायरेक्ट वॉर का हो गया है और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया टेंशन में है, पूरी दुनिया इसका संज्ञान ले रही है। चाहे G7 की मीटिंग हो रही है, मिडिल ईस्ट का हर देश इसका संज्ञान ले रहा है, भारत और बाकी देश इसके बारे में चिंतित हैं। तो पूरी दुनिया आज इस चीज़ को देख के चिंतित है कि क्या होगा आगे। क्या अगर इजराइल इसका बदला लेता है, दोबारा हमला करता है, फिर ईरान हमला करेगा, तो यानी कि युद्ध फैलता जाएगा। कहीं ना कहीं जो ईरान के साथी हैं, सीरिया, इराक, ये देश साथ में उनके, यमन है, उधर इजराइल के साथी यूरोपियन यूनियन के नेटो कंट्रीज़ हैं। ब्रिटेन ने अपनी और फोर्सेस भेज दिए हैं, अमेरिका ने और फोर्सेस भेज दिए हैं। अमेरिका की बेसिस पर पहले हमले होते रहे हैं मिडिल ईस्ट के, सीरिया और इराक
में, रेड सी में जो एंगल आ रहा है, रेड सी का एंगल जो वहां पर हूथी विद्रोही करेंगे, तो यानी कि पूरी दुनिया के लिए खतरा। सर आपने वर्ड यूज किया, क्या युद्ध और फैलता जाएगा? अब इजरायल को हिजबुल्लाह की चेतावनी को देखते हुए आगे इस बारे में चर्चा करूंगी, क्योंकि ईरान पर हमला किया तो जवाब देंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। हिजबुल्लाह की इस धमकी को लेकर ही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का खुला समर्थन कर सकता है। मनीष, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ईरानी हथियारों का जखीरा है और जिस तरीके से इससे पहले लगातार हालात एस्केलेट हुए हैं, इस वक्त हिजबुल्लाह की इस चेतावनी का मतलब क्या है? इजरायल को कई फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। हिजबुल्लाह को आत्मघाती हमले में महारत है और हिजबुल्लाह के लड़ाके मिसाइल चलाने में भी माहिर है। मनीष, बिल्कुल, देखिए हिजबुल्लाह के पास ताकत है, हिजबुल्लाह के पास 2000 के करीब मिसाइल है, हिजबुल्लाह के पास लड़ाके हैं। इस बात को इजराइल समझता है और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जब लड़ाई हुई थी तब भी वो कोई ये नहीं कह पाया था कि जीता कौन था, हारा कौन था। तो वैसी स्थिति में अगर हिजबुल्लाह ईरान को सपोर्ट दे रहा है, जो कि वो लगातार दे रहा है क्योंकि वो खुद भी ईरान का एक प्रॉक्सी है, तो वो इजराइल के लिए बड़ा टेंशन है। क्योंकि जो कमी ईरान में है, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच बॉर्डर बहुत दूर है, तो वैसी स्थिति में ग्राउंड पर दबाव बनाने के लिए हिजबुल्लाह ईरान का न केवल मददगार हो सकता है बल्कि इजराइल के लिए बड़ी चुनौती भी हो सकती है।